Welcome back, dear student. Myself Reshma Kapoor from Jaipur City College, lecturer in botany. Students, हम जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने साइकस प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ा है। जिम्नोस्पर्म में ही हमने जिनको बाइलोबा की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की भी स्टडी किए। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जिम्नोस्पर्म से पहले हमने टाइडोफाइट्स प्लांट्स ग्रुप के भी कुछ मेंबर्स की डिटेल स्टडी किए। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज हम पढ़ेंगे जिंगो बाइलोबा की लाइफ साइकिल को। जैसा कि हम जानते हैं कि जिंगो बाइलोबा भी साइकस की तरह स्ट्रिक्टली डायोशियस प्लांट है, जिसमें मेल एंड फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट में मेल स्ट्रॉबिलस बनते हैं एंड फीमेल प्लांट में फीमेल स्ट्रॉबिलस का निर्माण होता है। लेकिन जब तक स्ट्रॉबिलस नहीं बन जाते, हम मेल एंड फीमेल प्लांट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब एक आउटलाइन स्कीम देख लेते हैं जिंगो बाइलोबा की लाइफ साइकिल किस तरह से चलती है। मेल स्ट्रॉबिलस में कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स लूजली अरेंज्ड रहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो कि लूजली अरेंज्ड रहते हैं, लघु बीजाणु पण भी कहते हैं इनको। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स मदर सेल या लघु बीजाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि हमारा प्लांट स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद होता है, इसलिए मेल स्ट्रॉबिलस भी कैसा है, डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स भी डिप्लॉइड ही होती है। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप बनते हैं माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर्स हमेशा जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होकर ये बनाते हैं मेल गैमिटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। मेल गैमिटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग स्टेज है, युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए इस अवस्था को हम युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। मेल गैमिटोफाइट में 2 मेल स्पर्म्स बनते हैं। चूंकि गैमिटोफाइट हैप्लॉइड होता है, इसलिए अब स्पर्म बनने में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। इधर फीमेल स्ट्रॉबिलस अगर हम देखें तो फीमेल स्ट्रॉबिलस बहुत रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल में मेगास्पोर का निर्माण होता है। ये मेगास्पोर मियोसिस डिवीजन के द्वारा होते हैं, इसलिए मेगास्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। मेगास्पोर भी जर्मिनेट होते हैं एंड फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमिटोफाइट को एंडोस्पर्म भी कहते हैं। फीमेल गैमिटोफाइट में ही आर्किगोनिया बनती है या स्त्रीधानी, जिसमें फीमेल गैमिट या एग का निर्माण होता है। मेल गैमिट एंड एग के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। स्पर्म इनके फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट, इसका निर्माण होता है। जाइगोट का आगे परिवर्धन होता है, विभाजन होता है, जिससे भ्रूण बनता है। जिस समय भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तब ओव्यूल में भी कई सारे परिवर्तन होते हैं और ओव्यूल अपने भ्रूण के साथ में सीट में या बीज में बदल जाता है। बीज के अंदर ही इसका भ्रूण या एम्ब्रियो स्थित होता है। क्योंकि जाइगोट बन जाता है तो डिप्लॉइड फेज फिर से आ जाती है, इसलिए सीड भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है और ये सीड अंकुरित होकर फिर से नया स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है या नया बीजाणुद्भिद पादप बना लेता है। तो इस स्कीम में जिंगो बाइलोबा में लाइफ साइकिल चलती है। अब हम डिटेल में जिंगो बाइलोबा की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेल स्ट्रॉबिलस। जिंगो बाइलोबा में मेल स्ट्रॉबिलस या नर स्ट्रॉबिलस का निर्माण स्पर शूट या ड्वार्फ शूट की सिरे पर लीफ एक्सिल्स में होता है। इसका जो स्ट्रॉबिलस होता है वो एंजियोस्पर्म के मिलने वाले कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है जो कि थोड़ा सा नीचे की ओर लटका रहता है, इसमें ब्रांच होती है जो नीचे की ओर लटकी रहती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल में एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है।
ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है। ये लॉन्ग जो स्टॉक है ये ऊपर की ओर एक घुंडी जैसी या नोब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट रहता है। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हम्प। और दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है जो पेंडेंट होती है, यानी कि उल्टी लटकी हुई होती हैं। अगर हमें ध्यान है साइकस का, तो उसमें हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं एंड ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज सोराई एंड सिंगुलर फॉर्म में हम उसे कहते हैं सोरस। इसका जो हम्प है या नॉब इसमें मिलती है उसमें म्यूसिलेज डक्ट पाई जाती है। इसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर के लिए कई सारे मत प्रस्तुत हैं। कुछ बोटेनिस्ट ही मानते हैं कि जो हम्प पाया जाता है वो एक एबॉर्टिव स्पोरेंजियम है और जो म्यूसिलेज कैविटी इसमें पाई जाती है वो एबॉर्टिव स्पोरोजिनस टिश्यू है। रेयरली इंस्टेंसेस में देखा हुआ है, बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल्स में 3 स्पोरेंजिया या 3 माइक्रोस्पोरेंजिया भी डेवलप होती हैं, लेकिन यूजुअली जनरली प्राय प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल्स में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण ही होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना और परिवर्धन को हम देखें तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया एक गोलाकार सी संरचना होती है जिसका जो कि उल्टी हुई लटकी रहती है, इसलिए इसका स्टॉक बहुत ही रिड्यूस्ड सा होता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में बाहर की तरफ जैकेट परत या स्पोरोजिनस वॉल होती है जो मल्टी लेयर्ड या बहुपर्तीय होती है। ठीक है, और इस बहुपर्ती जैकेट से घिरा हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू इस या स्पोरोजिनस ऊतक उपस्थित होता है। इस स्पोरोजिनस ऊतक की बाहरी जो लेयर होती है, बाहरी परत, वो टैपेटम कहलाती है और आंतरिक परत जो होती है वो स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये मल्टी लेयर्ड इसका स्पोरोजिनस वॉल है। दिस वन इज टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर पोषक लेयर है, ये बीजाणुओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और अंदर स्पोर्स मदर सेल्स भरी हुई हैं। स्पोर्स मदर सेल्स में ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि कई सारे लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, अगुणित होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, जैसा कि हमने साइकस में भी डिटेल में पढ़ा है, फिर भी हम जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। 6 कोशिका से बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया का निर्माण होगा, उससे हम स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। इस स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिणत विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर वाली होती जैकेट प्लेयर सेल और जैकेट इनिशियल, और उसके नीचे वाली होती स्पोरोजिनस सेल। जैकेट इनिशियल सेल जो है इसमें परिणत यानी कि पीडी पेरिक्लाइनल डिवीजन और अपनत या एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप मल्टी लेयर्ड जैकेट या स्पोरोजिनस स्पोरेंजियल वॉल बनती है। जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं इसमें कई सारे डिवीजन्स होते हैं और बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल्स बन जाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की आउटर मोस्ट सेल्स एक परत में व्यवस्थित हो जाती है और इसी परत को हम टैपेटम का नाम देते हैं। अन्य जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं। अब स्टूडेंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, टैपेटम का निर्माण गिंगो बाइलोबा में भी साइकस की तरह स्पोरोजिनस टिश्यू से होता है। माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं और ये अंकुरित होकर मेल गैमिट बनाएंगे या मेल गैमिटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। नाउ फीमेल स्ट्रोबिलस, कि इसका जो मादा शंकु है या मादा स्ट्रोबिलस है वो कैसा होता है। फीमेल स्ट्रोबिलस भी स्पर शूट या ड्वार्फ शूट की लीफ एक्सिल्स में डेवलप होते हैं और ये भी बहुत ही रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, शंकु नहीं बनाते, प्रॉपर शंकु की शेप में हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये इसका फीमेल स्ट्रोबिलस है। बहुत ही रिड्यूस स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि एक लॉन्ग
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे हम पेंडंकल भी कह सकते हैं। ये जो है ऊपर की ओर जाकर बाइफर्केट हो जाती है, मतलब द्विभाजी शाखित हो जाती है, 2 ब्रांचेस में विभाजित हो जाती है, और इसके प्रत्येक ब्रांच के सिरे पर एक ओव्यूल परिवर्धित होता है। ठीक है, तो इस तरह से यही इसका फीमेल स्ट्रोबिलस है। 2 ओव्यूल बनते हैं, 2 ओव्यूल में से एक ही ओव्यूल वाइबल रहता है, पूरी तरह से डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट और सीड में परिवर्तित होता है। लेकिन जो दूसरा ओव्यूल होता है वो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में ही एबॉर्टिव हो जाता है, उसमें वो मैच्योर नहीं हो पाता। बहुत ही रेयरली इंस्टेंसेस में देखा गया है कि इसमें 3 ओव्यूल भी मिल सकते हैं। प्रत्येक ओव्यूल के नीचे हमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस प्यालेनुमा स्ट्रक्चर को जो फ्लैशी होती है उसको हम कहते हैं कॉलर। कॉलर का मिलना जिंगो बाइलोबा के ओव्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉलर के मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर के लिए भी अलग अलग बोटैनिस्ट ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। अगर हम इसके मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर को देखें तो मोस्टली जो बोटैनिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि गिंगो का जो कॉलर होता है वो रिड्यूस्ड मेगास्पोरोफिल है, क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ केसेस में कॉलर जो है एक लीफी शूट में ग्रो कर जाता है। तो इसके लीफी शूट में ग्रो करने की जो एग्जांपल्स देखे गए हैं, रेयर केसेस देखे गए हैं, वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं कि कॉलर जो है एक रिड्यूस्ड मेगास्पोरोफिल है। लेकिन इसके विपक्ष में भी बोटैनिस्ट ने अपने मत दिए हुए हैं, जैसे पेंको एंड सॉथमन ने कहा है, उन्होंने इस जो हाइपोथेसिस है उसको डिसएग्री है उससे, उन्होंने कॉलर की स्पोरोफिल नेचर को नहीं सपोर्ट किया। इसके पक्ष में उन्होंने क्या कहा कि जो कॉलर होता है उसमें किसी भी तरह की वैस्कुलर सप्लाई नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर ये मेगास्पोरोफिल होता तो उसमें कोई ना कोई वैस्कुलर स्ट्रेंड होता या उसका कोई ट्रेसेस होता, लेकिन क्या बताया कि कॉलर में कोई वैस्कुलर सप्लाई नहीं पाई जाती। और दूसरा, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इंटेग्यूमेंट के फॉर्मेशन के बाद में होता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉलर की मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में भी कई कंट्रोवर्सीज उपस्थित हैं। कुल मिला के ये है कि अगर हम फीमेल स्ट्रोबिलस देखें तो रिड्यूस स्ट्रक्चर है, जिसमें एक स्टॉक लाइक पेंडेंकल है जो ऊपर की ओर बाइफर्केट हो जाता है, और इसके शीर्ष पर 2 ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। ये दोनों ओव्यूल जो हैं एक कप लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कॉलर कहते हैं। 2 ओव्यूल में से एक ओव्यूल ही मैच्योर होता है, दूसरा ओव्यूल डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में एबॉर्टिव हो जाता है। ओव्यूल का डिटेल में स्ट्रक्चर देखिए, उसका जब हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं एंड स्टडी करते हैं तो जिंगो बाइलोबा के ओव्यूल में हमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। जिंगो बाइलोबा का ओव्यूल भी जिम्नोस्पर्म के अनदर मेंबर की तरह ऑर्थोट्रोपस या रिज्जू प्रकार का होता है, सीधा होता है, एंड यूनिटेक्मिक या एक अध्यावर्णी होता है। ठीक है, एक अध्यावर्णी या यूनिटेग्मिक होता है। सबसे बाहर की ओर ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण पाए जाते हैं। ये इंटेग्यूमेंट में 3 परतें पाई जाती है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो फ्लैशी होती है, मांसल होती है। देन मिडिल वन स्टोनी लेयर होती है, एंड इनर वन ये भी फ्लैशी होती है। इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ न्यूसेलस या बीजांडकाय होता है। डिटेल में हम ओव्यूल को साइकल्स में पढ़ चुके हैं। बीजांडकाय होता है, ये उत्तकीय भाग है, इसी में मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को एनवलप किए रहता है, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख रहे हैं। इंटेग्यूमेंट जो है न्यूसेलस को कवर किए रहता है। अर्ली स्टेजेस में न्यूसेलस
तो ये पूरी तरह से कवर नहीं करता है। इंटेगुमेंट अर्ली स्टेजेस में केवल उसके आधारी भाग पर ही जुड़ा रहता है और ऊपर की ओर ये फ्री होता है। लेकिन जैसे जैसे इंटरकैलरी ग्रोथ होती है, चलेजल पार्ट जो होता है वो ऊपर की ओर वृद्धि कर जाता है, तो इंटेगुमेंट न्यूसेलस से फ्यूज हो जाता है। लेकिन अपर टिप की तरफ ये जो है छोटे से पोर बनाता हुआ, गैप लेता हुआ अलग अलग रहता है, और इसी पोर को, गैप को हम माइक्रोपाइलर बीक और पोर को माइक्रोपाइल पोर कहते हैं या बीजांड द्वारीय छिद्र कहते हैं। न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं डिजेनरेट हो जाती हैं और एक पोलन चैम्बर बनाती हैं। तो हमें ओव्यूल में क्या दिखाई दे रहे हैं? इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के साथ में न्यूसेलस, इसके अतिरिक्त हमें माइक्रोपाइल एंड पोलन चैम्बर भी दिखाई देते हैं। पोलन चैम्बर किससे बनता है? न्यूसेलस की सेल से डिसइंटीग्रेट होने से। और माइक्रोपाइल किससे बन रहा है? ये इंटेगुमेंट कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते हैं, उससे इंटेगुमेंट से माइक्रोपाइल बनता है। न्यूसेलस से घिरा हुआ हमें एक बड़ा सा उत्तकीय संरचना दिखाई देती है, जिसे कि हम फीमेल गैमिटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। फीमेल गैमिटोफाइट। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमिटोफाइट ही एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहलाता है। भ्रूणपोष, क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष कैसा हुआ? हैप्लोइड अगुणित संरचना है, और ये निषेचन से पहले बन रही है जिम्नोस्पर्म में, जबकि एंजियोस्पर्म में ये निषेचन के बाद बनती है और यूजुअली ट्रिप्लोइड या त्रिगुणित होती है। फीमेल गैमिटोफाइट जो होता है इसका, वो जब डेवलप हो जाता है तो इसके अपर टिप से, एपिकल पार्ट से कुछ सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और एनलार्ज हो जाती हैं। एनलार्ज होकर ये टेंट पोल बनाती हैं। टेंट पोल का मिलना गिंगो बाइलोबा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हमने देखा कि इसके ओव्यूल में कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कॉलर की प्रेजेंस, और दूसरा है टेंट पोल का मिलना। टेंट पोल के पास ही सिरों पर प्राय 2 आर्किगोनिया परिवर्धित होती हैं। कभी कभी 3 आर्किगोनिया भी देखी गई हैं। प्रत्येक आर्किगोनिया में एग का निर्माण होता है। ओव्यूल में हमें नीचे की ओर कॉलर दिखाई देता है, जो कि ओव्यूल के अच्छे से ग्रोथ हो जाने के कारण इतना ज्यादा हमें कप शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती, जितनी कि अर्ली स्टेजेस में कॉलर विजिबल होता है। साथ ही एक बहुत ही रिड्यूस सा, एबॉर्टिव सा ओव्यूल भी होता है, जो कि दूसरी ब्रांच पर डेवलप हुआ था, लेकिन जिनको में एक ही ओव्यूल मैच्योर होता है, तो ये ओव्यूल फुली ग्रो कर जाता है, लेकिन दूसरा ओव्यूल जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो इस तरह से गिंगो का ओव्यूल भी साइकस के ओव्यूल की तरह काफी कुछ संरचना में मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें कॉलर प्रेजेंट होता है एंड टेंट पोल पाया जाता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोर्स जो बने थे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, वही मेल गैमिटोफाइट की फर्स्ट सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर्स ही अंकुरित होकर मेल गैमिटोफाइट का निर्माण करते हैं। माइक्रोस्पोर्स का निर्माण रिडक्शन डिवीजन से हुआ था। तो ये कैसे होते हैं? हैप्लोइड है। जिनको के माइक्रोस्पोर्स छोटी संरचना है जो ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं, लगभग गोलाकार होते हैं, और इसके स्पोर्स में 2 भित्तियां या 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर मोस्ट होती है एक्साइन। ये एक्साइन लगभग एक स्तरीय समान मोटाई की होती है। एपिकल पार्ट पर, शीर्ष भाग पर एक्साइन माइक्रोस्पोर्स को कवर नहीं किए रहती। एक्साइन के भीतर पतली इंटाइन पाई जाती है। ये इंटाइन माइक्रोस्पोर्स को पूरी तरह से कवर किए रहती है। तो इसका जो शीर्ष भाग होता है माइक्रोस्पोर्स का, वो सिर्फ इंटाइन के द्वारा ही आश्रित रहता है, कवर्ड रहता है। माइक्रोस्पोर्स के अंदर इसका काफी सारा साइटोप्लाज्म होता है और एक हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है। माइक्रोस्पोर्स जब माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं, तभी इनमें डेवलपमेंट होना या विभाजन होना शुरू हो जाता है।
तो साइकल्स की तरह गिंको में भी मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं। बिफोर पॉलिनेशन स्टेज या प्री पॉलिनेशन स्टेज, सेकंड है डिस्पर्जल और पॉलिनेशन स्टेज, एंड थर्ड है आफ्टर पॉलिनेशन या पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज। प्री पॉलिनेशन स्टेज में क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स हैं इसके न्यूक्लियस में एक डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन यह अनइक्वल या असमान होता है, जिससे 2 सेल्स बनती है, एक छोटी प्रोथेलियल सेल, ये छोटी होती है, और एक बड़ी सेंट्रल सेल बनती है। सेंट्रल सेल में फिर से डिवीजन होता है, ये भी अनइक्वल डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन अनइक्वल है, ये भी असमान। इससे सेकंड प्रोथेलियल सेल एंड एक एंथ्रीडियल सेल का निर्माण होता है। सेकंड प्रोथेलियल सेल भी छोटी होती है साइज में। एंथ्रीडियल सेल में फिर से एक विभाजन होता है और एक एंथ्रीडियल सेल और एक ट्यूब सेल का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्री पॉलिनेशन स्टेज में माइक्रोस्पोर्स जो इनिशियली एक ही कोशिका का बना हुआ था, अब ये 4 सेल्ड स्टेज में आ जाता है। एक प्रोथेलियल फर्स्ट, सेकंड प्रोथेलियल, तो 2 प्रोथेलियल सेल है, एक एंथ्रीडियल थर्ड एंड फोर्थ ट्यूब सेल। 4 सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोर्स का पॉलिनेशन या डिस्पर्जल होता है। जिनको में भी पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन होता है, जिसे एनिमोफिलस टाइप का कहते हैं। और ये जब डिस्पर्स होते हैं तो उस समय ओव्यूल के माइक्रोपाइल से एक पॉलिनेशन ड्रॉप जो है वो निकलती है। हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स इस पॉलिनेशन ड्रॉप में चिपक जाते हैं और अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पॉलिनेशन ड्रॉप सूख जाती है और माइक्रोपाइलर बीक वो एनक्लोज्ड हो जाती है, बंद हो जाती है। माइक्रोस्पोर्स या डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स अब पोलन चैम्बर में इकट्ठे होते हैं और आगे का डेवलपमेंट इनका पोलन चैम्बर में ही होता है। पोलन चैम्बर में एंथ्रीडियल सेल में अगेन डिवीजन होता है, जिससे स्टॉक सेल और स्पर्मेटोजिनस सेल बनती है। इसको बॉडी सेल भी कह सकते हैं, बॉडी सेल भी कह सकते हैं। देन फिर ट्यूब सेल एक्साइन को बस्ट करते हुए भारी परत एक्साइन बस्ट हो जाती है और एक नलिका के रूप में ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलती है और आर्किगोनिया की तरफ वृद्धि करती है। जिस समय आर्किगोनिया में वृद्धि करती है तो जो स्पर्मेटोजिनस सेल्स हैं या बॉडी सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, इनमें विभाजन होने लगता है और 2 ब्लेफेरोप्लास्ट हमें दिखाई देते हैं। और ये आगे की ओर होता है इसका ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे की ओर होती है बॉडी सेल जो कि विभाजित होने की स्टेज में दिखाई देती है, जिसमें 2 ब्लेफेरोप्लास्ट होते हैं। और ये जब आर्किगोनिया के एक्ट तक पहुंचते हैं तब कंप्लीटली डिवीजन हो जाता है और इस बॉडी सेल से 2 स्पर्म्स या 2 मेल गैमेट का निर्माण होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रे की स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट डिवीजन ये प्रोथेलियल सेल, देन अगेन प्रोथेलियल सेल बना है एंड उसके बाद में प्रोथेलियल सेल, ये 2 प्रोथेलियल सेल दिखा रखी है। जिस समय प्रोथेलियल सेल बनती हैं डिस्पर्जल से पहले ही फर्स्ट प्रोथेलियल सेल लगभग डिसइंटीग्रेट या विघटित हो जाती है। इसका जो स्टॉक सेल होती है वो प्रोथेलियल सेल्स को सराउंड किए हुए रहती है, घेरे हुए रहती है। ये भी गिंगो का एक यूनिक फीचर होता है। साइकस में हमने देखा था कि जो पॉलिनेशन होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, जबकि गिंगो में ये 4 सेल्ड स्टेज में होता है। तो इस तरह की चीजें आपको अपने एमसीक्यूज के पर्पज से याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस तरह से होता है। हमें पता है कि मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं मेगास्पोर्स के द्वारा। मेगास्पोर्स कैसे बने थे? साइकस में हमने डिटेल में पढ़ा है कि जब न्यूसेलस का निर्माण हो रहा होता है, न्यूसेलस ग्रो करता है तो इसके माइक्रोपाइल
की तरफ की कोई कोशिका जिससे कि मेगास्पोर्स का निर्माण होगा, वो थोड़ी सी अन्य अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है। उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस उसका एक्टिव हो जाता है और वो मेगास्पोर्स मदर सेल की तरह बिहेव करती है। इनिशियली ये माइक्रोपाइल की तरफ होती है, ऊपर की ओर होती है, लेकिन बाद में न्यूसेलस की वृद्धि के कारण ये अंदर की ओर धंसती जाती है। गिंगो में भी ऐसा ही पाया जाता है। इसमें जो होता है मेगास्पोर्स मदर सेल, उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं विच आर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, रेखा में अरेंज्ड होते हैं, रेखीय क्रम में अरेंज्ड होते हैं। ऊपर के 3 मेगास्पोर्स नष्ट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर ही फंक्शनल या क्रियात्मक रहता है। ये सब हम डिटेल में साइकस में पढ़ चुके हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो अपने साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा होने के साथ ये न्यूसेलस से न्यूट्रिशन गेन करता है। इसमें कई सारे डिवीजन होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है, जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आने के बाद इसके साथ साथ ही इसके जो कई सारे न्यूसेलस थे वो मेगास्पोर्स के चारों तरफ पेरिफेरी में अरेंज होना, व्यवस्थित होना शुरू हो जाते हैं और बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है। अब पेरिफेरी से सेंटर की ओर वॉल फॉर्मेशन या भित्ति निर्माण होना प्रारंभ होता है। भित्ति निर्माण होने के साथ साथ ही ये जो मेगास्पोर है ये सेलुलर या कोशिकीय होना शुरू हो जाता है। भित्ति निर्माण परिधि से केंद्र की ओर बढ़ता है। इसी के साथ साथ क्या होता है, जो इसका फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है ये ऊपर की तरफ एनलार्ज हो जाता है और इसके साइड की या लेटरल कुछ सेल्स डिजनरेट हो जाती हैं और ये आर्किगोनियल चैम्बर या जो बाद में पोलन चैम्बर से फ्यूज्ड हो जाता है वो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। गिंगो के ओव्यूल में मिड पार्ट में, मध्य में, दोनों तरफ से आती हुई सेल जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपस में एक कॉमन वॉल, एक उभयनिष्ठ भित्ति के द्वारा नहीं जुड़ी रहती, जिससे कि इसका फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मध्य में 2 कपाटों जैसी स्ट्रक्चर में या 2 भागों में स्प्लिटेड दिखाई देता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। गिंगो बाइलोबा का मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट देखें तो इसमें फूड जोन्स हमें पाए जाते हैं। जब हम फीमेल गैमेटोफाइट को माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करते हैं तो हमें सेल्स में थोड़ा सा कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जिससे कि हमने गिंगो बाइलोबा के फीमेल गैमेटोफाइट को 4 डिफरेंट फूड जोन्स में डिफरेंशिएट किया है। जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है इसका लिपिड जोन, जिसमें लिपिड का जो है काफी सारा स्टोरेज होता है। लिपिड जोन के बाद में स्टार्च प्रोटियोलिपिड जोन होता है। इसकी जो सेल्स होती है वो बड़ी वैक्यूलेटेड होती हैं। इसके बाद में जो तीसरी लेयर दिखाई देती है वो है इसका स्टार्ची जोन, जिसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाता है और सेंटर का जो जोन है वो उसमें बहुत ही कम मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल होता है और ये इसकी सेल्स अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होती। तो इस तरह से गिंगो बाइलोबा के फीमेल गैमेटोफाइट में 4 डिफरेंट टाइप्स के रीजन्स या जोन्स पाए जाते हैं। ये भी गिंगो का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इससे फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ आर्किगोनिया या स्त्रीधानी का निर्माण होता है। स्त्रीधानी का निर्माण डिटेल में हम साइकस में पढ़ चुके हैं। अभी हम एक लीनियर फॉर्म में, रेखीय फॉर्म में देख लेते हैं, आउटलाइन स्कीम देख लेते हैं कैसा होता है। जिस कोशिका से स्त्रीधानी या आर्किगोनिया बनती है उसे हम आर्किगोनियल इनिशियल कहते हैं। इस आर्किगोनियल इनिशियल में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिणत विभाजन होता है, जिससे ऊपर की ओर एक प्राइमरी नेक इनिशियल और नीचे की ओर दूसरी सेंट्रल सेल बनती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये नेक सेल है या नेक इनिशियल और ये सेंट्रल सेल है। नेक इनिशियल्स में 2 वर्टिकल डिवीजन्स होते हैं, जिससे 4 नेक सेल्स बनती हैं। सेंट्रल सेल में अगेन पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, अनइक्वल होता है ये डिवीजन भी, जिससे एक बहुत छोटी वेंट्रल केनाल सेल बनती है और एक
काफी बड़ी एग सेल का निर्माण होता है। आप इस चित्र में क्लियरली देख रहे हैं वेंट्रिकिनल सेल बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर है और एक काफी बड़ा सा इसका भाग है जो एग सेल का है। डिंगो में भी साइकस की तरह नेक केनाल सेल नहीं पाई जाती। स्त्रीधानी बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ 4 ग्रीवा कोशिकाएं या 4 नेक सेल है, एक छोटी सी वेंट्रल केनाल सेल है और एक बड़ी एग सेल पाई जाती है। एग सेल में जब एग अपना मैच्योर हो जाता है उधर से माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाते हैं पोलन चैम्बर में, पोलन ट्यूब ग्रो करती है और आर्किगोनिया की तरफ मूव करती है। जैसे ही पोलन ट्यूब आर्किगोनिया में एग तक पहुंचने लगती है ब्लिफेरोप्लास्ट से दोनों स्पर्म्स अलग हो जाते हैं, पोलन ट्यूब सिरे से फट जाती है और मेल गैमेट जो है रिलीज हो जाते हैं। प्राय एक एग के साथ में एक स्पर्म का फ्यूजन होता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के द्वारा डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। एग हैप्लॉइड है एंड स्पर्म भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जैसे ही जाइगोट या युग्मनज बनता है स्पोरोफिटिक अवस्था पुनः दिखाई देने लगती है, पुनः बन जाती है। इस तरह से जाइगोट स्पोरोफाइट प्लांट की फर्स्ट कोशिका होती है। ये जो जाइगोट है ये साइज में एनलार्ज होता है, जाइगोट साइज में एनलार्ज होता है। साइज में एनलार्ज होने के साथ साथ ही इसकी सेल्स में, इसके न्यूक्लियस में कई सारे विभाजन होते हैं और एक मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज या बहुकेंद्रिकीय अवस्था आ जाती है। डिंगो बाइलोबा में क्या होता है, जो जाइगोट बन रहा है जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा, कोई वैक्यूल नहीं बनती, सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण नहीं होता। इसमें जो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है, कई सारे न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड रहते हैं और जाइगोट साइज में एनलार्ज्ड होता रहता है। ठीक है, उसके बाद भित्ति निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से सेंट्रल वैक्यूल जैसी स्ट्रक्चर डिंगो बाइलोबा के एम्ब्रियो में नहीं दिखाई देती। अभी एम्ब्रियोनल सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता। प्रो एम्ब्रियो ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है भित्ति निर्माण के बाद प्रो एम्ब्रियो कहलाती है। इस प्रो एम्ब्रियो की माइक्रोपाइल की तरफ की कुछ कोशिकाएं एनलार्ज हो जाती है और एनलार्ज होकर ये सस्पेंसर बनाती हैं। एंड बेसल पार्ट की कोशिकाएं जो हैं वो बेसल पार्ट की कोशिकाएं एम्ब्रियोनल सेल्स में डिफरेंशिएट होती है। बेसल पार्ट की कोशिकाओं में एपिकल मेरिस्टेम का निर्माण होता है। इस एपिकल मेरिस्टेम के माइक्रोपाइलर सिरे पर रूट एपेक्स बनता है एंड बेसल पार्ट या चलेजल सिरे की तरफ शूट एपेक्स और 2 कोटिलिडोन का निर्माण होता है। यहाँ पर जैसा कि आप एम्ब्रियो में देख रहे हैं ये शूट एपेक्स और ये 2 कोटिलिडोन बने हैं और माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ रूट एपेक्स बनता है। अपर पार्ट की तरफ का सस्पेंसर होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ पुश करता रहता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो अपने मादा युग्मकोद्भिद या एंडोस्पर्म से ही न्यूट्रिशन लेता है एंड ग्रो करता है। तो इस तरह से डिंगो बाइलोबा के एक मैच्योर एम्ब्रियो में हमारे को 2 कोटिलिडोन, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स दिखाई देते हैं। जिस समय ये सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं उसी समय ओव्यूल में भी कई सारे चेंजेस होते हैं और एक ओव्यूल एक बीज में बदल जाता है। बीज के निर्माण को, ओव्यूल द्वारा बीज के निर्माण को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में भी पढ़ते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। ओव्यूल अपने एम्ब्रियो के साथ में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका प्रत्येक सीड जो है डिंगो बाइलोबा का सीड एक छोटे एप्रिकोट की जैसे दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर होता है। इनिशियली ये चमकीला सा होता है, सिल्वरी कलर का होता है, बाद में धीरे धीरे ऑरेंज शेड का हो जाता है। प्रत्येक सीड में जो सीड कोट होता है वो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट होता है। सीड कोट टेस्टा भी कहलाता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं इसके टेस्टा में या सीड कोट में आउटर एंड इनर स्टोनी लेयर्स पाई जाती है। आउटर मोस्ट इंटेग्यूमेंट है
वो आउटर सीट कोट बना लेता है जो कि फ्लैशी होता है। देन मिडल इंटेग्यूमेंट इसका स्टोनी लेयर के रूप में होता है, और इनके सबसे भीतर की ओर इनर इंटेग्यूमेंट्स एंड न्यूसेलस बहुत ही पतली पेपरी लेयर की फॉर्म में पाया जाता है। प्राय न्यूसेलस क्रश्ड हो जाता है। न्यूसेलस के बाद में हमें एक बड़ा सा एंडोस्पर्म दिखाई देता है, और सेंटर में एम्ब्रियो स्थित होता है जिसमें स्पष्ट रूप से दो कोटिलिडोन शूट एंड रूट एपेक्स दिखाई देते हैं। दिस वन इज एपिकोटाइल रीजन एंड दिस वन इज हाइपोकोटाइल रीजन। माइक्रोपाइल एक छोटे से पोर की फॉर्म में रह जाता है, दिखाई देता है। कॉलर है इसका, एंटेंट पोल स्ट्रक्चर है वो डिसअपियर हो जाती है। तो इस तरह से ओव्यूल भ्रूण परिवर्धन के साथ साथ सीड में बदल जाता है। नाउ जर्मिनेशन। गिंगो बाइलोबा में सीड का जर्मिनेशन हाइपोजियल टाइप का होता है, जिसमें जो कोटिलिडोन्स होते हैं वो भूमि के ऊपर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हाइपोजियल टाइप का सीड जर्मिनेशन पाया जाता है। ये सीड जर्मिनेट होकर नया स्पोरोफाइट प्लांट को बना लेते हैं। रेखीय निरूपण अगर हम करें, स्पोरोफाइट प्लांट जिसमें मेल स्ट्रोबिलस and this one female स्ट्रोबिलस। डायोशियस प्लांट है ये। मेल स्ट्रोबिलस में माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होती है या लघु बीजाणुधानियां। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स जिसके रिडक्शन डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। फीमेल स्ट्रोबिलस में ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल में मेगास्पोर्स मदर सेल, चूंकि स्पोरोफाइट प्लांट है तो ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड है। मेगास्पोर्स मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन जिससे मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर हैप्लॉइड हो गए। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है या मादा युग्मकोद्भिद, जिसे कि हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड स्टेज है। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया परिवर्धित होती हैं। आर्किगोनिया में एग या फीमेल गैमेट बनता है। माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट या स्पर्म का निर्माण होता है। मेल स्पर्म एंड एग के फ्यूजन जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनता है। जाइगोट के साथ ही डिप्लॉइड स्टेज फिर से आ जाती है। जाइगोट विभाजन और परिवर्धन के द्वारा एम्ब्रियो में बदल जाता है। इसका एम्ब्रियो में दो कोटिलिडोन पाए जाते हैं। ओव्यूल अपने एम्ब्रियो के साथ में सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डाइजाइगोट से पुनः स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड फेज प्राप्त हो जाती है। सीड भी कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। सीड जर्मिनेट होकर फिर से नया स्पोरोफाइट प्लांट बना लेते हैं। तो यहाँ तक माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स के बनने तक इसकी स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड स्टेज है, और ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है ये हैप्लॉइड स्टेज होती है। तो इस तरह से गिंगो बाइलोबा में भी साइकस की तरह अनदर जिम्नोस्पर्म प्लांट की तरह स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट हम पाइनस प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको गिंगो बाइलोबा के हिंदी या इंग्लिश में नोट्स चाहिए, आपको चैप्टर चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, तो आप प्लीज़ मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। या फिर अगर कोई टॉपिक है आपका जिसके नोट्स की या किसी बुक की आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।